आई एम खुशबू पांडे ऑफ बीएड सेमेस्टर 4। बच्चों, आज हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे। सिविक्स में आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में देखे थे, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि हमारे देश का नाम क्या है। ये तो सबको पता है, भारत। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947, ठीक है। स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या उपाय किए, किस चीज का निर्माण किया गया, ठीक है। तो क्या होगा, स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए या सरकार को चलाने के लिए या भारत के नागरिकों को उनका अधिकार एवं कर्तव्य समझने के लिए हमने भारत के संविधान का निर्माण किया, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़े थे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है, ये सब चीज पढ़े थे। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है हमारा संविधान। हमें कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलनों और राष्ट्रीय चिंतन के बाद का परिणाम है। हमारा संघर्ष, हमें कई प्रकार के संघर्षों, हमें अपने संविधान को पाने के लिए कई प्रकार के संघर्षों, आंदोलनों और अनेक प्रकार के चिंतनों से होने के बाद हमें यह संविधान मिला है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में काफ़ी विचार किया, ठीक है। और उन्होंने एक ऐसे शासन व्यवस्था को, एक ऐसे संविधान को भारत के लिए लाना चाहा जिसमें किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। उन्हें ऐसे अधिकार और कर्तव्य मिले जिसके द्वारा उनका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। बच्चों, अब हम लोग संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में देखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के आयाम के बारे में संघवाद और संसदीय शासन पद्धति, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र में मनमानी करने का अधिकार किसी को नहीं है, ठीक है। कुछ बुनियादी नियम है, कुछ बुनियादी ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसका पालन जनता को भी करना होता है और सरकार को भी करना होता है, दोनों को ही करना होता है। ऐसी सभी नियमों के सम्मिलित रूप को ही संविधान कहा जाता है, ठीक है। संविधान लिखित अथवा अलिखित दोनों रूप में हो सकता है। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे भारतीय संविधान लिखित है, जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो सबसे पहले हम लोग भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अनेक बैठकों के बाद फाइनली ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और ये डॉक्टर भीम, ऐसे तो बहुत लोग शामिल थे, लेकिन इसका संविधान को लागू करने और संविधान को बनाने का पूरा श्रेय मिलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। और एक बात, इसमें भारतीय संविधान में बच्चों, भारतीय संविधान में 22 भाग, 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो संविधान, अब देखिए, अब एक बार इन शॉर्ट हम लोग जानेंगे कि संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश के सरकार का संचालन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हम आप लोग को लिख के बताते हैं। संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संघवाद, ठीक है। संघवाद से बच्चों, संघवाद क्या होता है? संघवाद से तात्पर्य है कि किसी देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है। जैसे हमारे देश में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार है ना। राज्य सरकार आप जानते हैं, जैसे झारखंड में हम लोग के हेमंत सोरेन है, राज्य सरकार है ना। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसी तरह से हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें होती है। एक हमारा जमशेदपुर का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। हमारे यहाँ पे 3 स्तर की सरकारें होती है, ठीक है। और उसके लिए संविधान में 3 सूचियां दी गई है, ठीक है। तो संविधान में कौन कौन सी 3 सूचियां हैं? संविधान में 3 सूचियां हैं। संघ सूची, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संविधान में 3 प्रकार की सूचियां दी गई है जिसके अनुसार कानून बनाया जाता है। वो होता है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि किन किन सूचियों के अधीन कौन कौन से नियम और कानून बनाने के अधिकार है। ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। ठीक है, केंद्र के अधीन जो कुछ मेन जो केंद्र बनाते हैं, कुछ ऐसे नियम कानून है जो राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से नियम बनाए जाते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से बनाए जाते हैं। संघ सूची की संघ सूची के लिए सुरक्षा, वित्त और संचार संबंधी कानून, राज्य सूची के अंतर्गत भूमि, कृषि और पुलिस संबंधी कानून, और संवर्ती सूची के अधीन पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी कानून एवं नीतियां जो भी पास की जाती है वो संवर्ती सूची के अधीन आती है। ठीक है, तो आज हम लोग संघवाद के बारे में समझ गए कि संघवाद शासन और ये संघवाद शासन पद्धति कहाँ संभव है? लोकतंत्र में। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में ही संघवाद में लोकतंत्र में ही संभव है, क्योंकि यहीं पर लोगों के बहुमत से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चुना एवं बनाया जाता है। इसलिए ऐसा सरकार सिर्फ संघवाद सिर्फ लोकतंत्र में ही संभव है। अब हम लोग देखेंगे संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति को लोकतंत्रीय शासन पद्धति, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, संसद में 2 सदन होते हैं, है ना, लोक सदन और राज्य सदन, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को बोला जाता है कि हर सिंपल लोगों के लिए लोकसभा, है ना, और राज्यसभा जो राज्य स्तर पर होता है उसे लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, तो संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होता है। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं होता। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो भी केंद्र सरकार के जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य होते हैं उन सभी लोगों में कार्यपालिका की शक्ति विभाजित होती है। कार्यपालिका की शक्ति को विधायिका व्यवस्थापिका से ही शक्ति प्राप्त होती है। जो विधायक होते हैं वे लोग के द्वारा ही कार्यपालिका को शक्ति प्राप्त होती है, और एक कार्यपालिका जो होते हैं वे विधायक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, केंद्र स्तर पर विधायिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के ही हाथों में होती है, क्योंकि हर छोटा मोटा फैसला राष्ट्रपति नहीं लेते। उसे छोटे स्तर पर स्थानीय सरकार द्वारा तथा बड़े स्तर के कामों को कैबिनेट मंत्रियों और मंत्रिपरिषद के सलाह द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जाने कि संसदीय शासन पद्धति क्या होता है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका और व्यवस्थापिका पे सभी चीज डिपेंडेंट होते हैं। कार्यपालिका को हम लोग मंत्रिमंडल या कैबिनेट सदस्य के रूप में भी बता सकते हैं कि उनके कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल और कैबिनेट मंत्री के रूप में विभाजित होती है, जो कि विधायिका व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जहाँ हो वहीं पे संसदीय शासन पद्धति का होना संभव है, क्योंकि बिना लोकतंत्र के संसदीय शासन का संचालन नहीं, संसदीय शासन पद्धति का संचालन नहीं किया जाता। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत मंत्रिपरिषद जो होता है, जो कार्यपालिका की जो शक्तियां विभाजित होती है मंत्रिपरिषद में, और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं और विधायिका जो व्यवस्थायिका होते हैं, वे लोग परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
तो बच्चों, आज हम लोगों ने भारतीय संविधान के आयाम, संघवाद और संसदीय शासन पद्धति के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। धन्यवाद।